चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। अगर मैं हम लोग देखो लॉज ऑफ मोशन में यहाँ पर न्यूटन्स के लॉ चलेंगे, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे ट्रिकों से हम लोग कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ तुमको कुछ बातें याद करनी है, अगर कुछ बातें याद कर लोगे तो अपने आप से सारे के सारे क्वेश्चन होते हुए चले जाएंगे। अगर मैं लॉज ऑफ मोशन में बात करूं तो देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज तुम्हें जो याद करनी है वो याद करनी है सर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम को तुम्हें पता है किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, पी से। और मोमेंटम क्या होता है बेटा, m इंटू बी, या तो मोमेंटम को लिख सकते हो m इंटू बी का मतलब क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, ये बात याद रखना, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। अब जरा सोचो सर, मेरे पास में कोई ब्लॉक है, कोई भी ब्लॉक है, इसका मास क्या है m, और किसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या है, किसी भी टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या है b, तो इसका जो मोमेंटम होगा तो मोमेंटम क्या होगा, p इक्वल टू mp। अगर मैं इसमें यूनिट की बात करूं कि बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, तो मास का क्या होती है सर, kg, क्या होती है kg, और b की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, यूनिट क्या हो जाएगी, kg मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है, यूनिट। अगर तुम डायमेंशन लेना चाहो तो m का क्या होता है, बोलो डायमेंशन क्या हो जाएगी, m का तो m ही होगा, और इसका होता है LT-1, तो MLT-1 ये क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन। अगर मैं बात करूं सर, एक चीज कोई मैंने फोर्स का नाम सुना था कि फोर्स क्या होता है। सबसे पहले देखो फोर्स क्या है, तुम किसी भी चीज, जैसे मान लो मैं इस व्हाइट बोर्ड को प्रेशर धक्का दे रहा हूं, प्रेशर लगा रहा हूं, तो उससे इस पर क्या लग रहा है, फोर्स भी लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स। अब देखो फोर्स होता क्या है, फोर्स का मतलब जैसे मान लो तुम साइकिल चला रहे हो, अब साइकिल तुम्हारी चल रही है, तुमने क्या किया, ज्यादा फोर्स लगाया, प्रेशर ज्यादा लगाया पैडल पर, जैसे ही फोर्स लगाओगे तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ गया। तो देखो फोर्स को कैसे डिफाइंड किया गया, फोर्स को जो डिफाइंड किया गया है, फोर्स को हम लोग कहते हैं चेंज इन मोमेंटम, क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मूवमेंट फोर्स बोल देते हैं। जैसे फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, पी क्या होता है, मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो फोर्स बराबर हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt, सही है। अगर सर मैं इसकी भी यूनिट की बात करूंगा तो फोर्स की यूनिट तुम्हें पता ही है, क्या होती है, न्यूटन, क्या होती है, न्यूटन, हाँ याद रखना, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन यूनिट होती है। और एक यूनिट और होती है, क्या होती है, डाइन, क्या होती है, डाइन। अब देखो अगर मैं न्यूटन को लिखा जाए तो ये होता है, एक न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, यानी कि एक न्यूटन किसके डाइन के बराबर है, 1 लाख डाइन के बराबर। 10 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 1 लाख डाइन हो गई, ठीक है। एक चीज और है सर, एक न्यूटन अगर मैं और लिखना चाहूँ तो एक न्यूटन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकेंड, बात समझ आ रही है। ऐसे ही एक डाइन अगर लिखी जाए, एक डाइन होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 डाइन किसके बराबर होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये चीजें याद कर लेना, ठीक है। अगर तुमसे कोई भी क्वेश्चन ये पूछा जाए, बताओ ये इस, देखो सोचो जरा, मैंने तुमसे कहा मान लो एक तरफ लिखा हुआ है kg, ठीक है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। अब बताओ 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, बोलो 10 की पावर 3, यही तो होंगे। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर 2, यहाँ क्या हो गए सेंटीमीटर, और सेकंड तो ऐसे ही पर सेकंड स्क्वायर तो ऐसे ही। अगर देखूँ यहाँ पर तो ये क्या हो जाएंगे, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तुम्हें पता है कि 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही क्या होता है, डाइन, तो 10 की पावर 5 ये क्या आ गया तुम्हारा, डाइन आ गया, ठीक है। अगर कहें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्यों लिखा गया, 10 की पावर 5 हमने डाइन लिख दिया, सही है। उसके बाद में अब हम लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। इसमें किसकी डायमेंशन,
देखो के जी मास होता है, मास की एम हो गई, इसकी एल हो गई, ये नीचे टी है, टी ऊपर क्या किसका हो गया माइनस का, ठीक है सही है। उसके बाद में उतार लिया। देखो अगर हम इसी में, अब हमारे आ गए कौन आ गए, न्यूटन, कौन न्यूटन, न्यूटन के नियम, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अरे हर बच्चे को पता होते हैं ये नियम, तो हम बचपन से पढ़ते पढ़ते दुखी हो गए है ना। मैं सिंपल तुम्हें ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ज़्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसके 3 नियम है, सबको पता है। पहला नियम क्या है, पहला नियम का मतलब ये है कोई भी वस्तु चल रही है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ध्यान रखना ये क्या है, फर्स्ट लॉ, इसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अब देखो इनर्शिया क्या होता है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि सर अगर हम लोग इनर्शिया की बात करेंगे, ठीक है, इनर्शिया की बात करते हैं। इनर्शिया सबसे पहले ये सोचो होता क्या है। इनर्शिया का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई भी बॉडी रुकी हुई है, कोई बॉडी क्या है, रुकी हुई, ठीक है, तो वो चाहेगी कि मैं रेस्ट पे रहूं, रेस्ट पे है तो क्या चाहेगी, रेस्ट पे रहूं, ठीक है, वो उसकी इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। ऐसे ही अगर कोई बॉडी चल रही है, तो वो चाहेगी अब मैं चलता रहूं, अब मैं आराम से चलती रहूं, ये भी किसकी प्रॉपर्टी है, ये भी इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजें इनर्शिया है, तो इसे हम लोग बोलें फर्स्ट लॉ या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें क्या कहा गया, अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो हमेशा चलती रहेगी, कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी रहेगी, ठीक है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ध्यान रखना इसमें एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है, 0 के। अब जरा सोचो सर मेरे पास में कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, m, मुझे बताओ मैं इस पर इधर भी F लगा रहा हूं और इधर भी F लगाया, क्या ये बॉडी हमेशा रुकी रहेगी, अरे हमेशा ही रुकी रहेगी, क्योंकि एक फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। अब जैसे ही फोर्स ने कैंसिल आउट किया यानी कि मेरा नेट फोर्स क्या हो गया, 0। तो ये कौन से लॉ को फॉलो करेगा, ये फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ कहता है कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी रहेगी, चल रही है तो वो चलती रहेगी, ठीक है, ये है। अच्छा दूसरा लॉ कहता है कि अगर मैं किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स लगाऊं लेकिन वो फोर्स का जो टोटल सम हो ना वो 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर, सर 0 के बराबर समझ में नहीं आ रहा है। एक बार बताओ, जैसे मान लो कोई चीज़, ऐसे मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, अभी मैं नीचे कितना बल लगा रहा हूँ, mg, तो धरती मेरे पर क्या लगा रही है, ऊपर नॉर्मल, और नॉर्मल किसके बराबर है, mg के, तभी तो मैं रुका हुआ हूँ। बस समझ में आ रही है। अब मान लो यहाँ से एकदम से ज़मीन फट जाए तो बताओ क्या मेरा mg ज़्यादा नहीं हो जाएगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा, कम, मैं कहाँ घुस जाऊँगा, ज़मीन में, अंदर चला जाऊँगा। तो वही है, अगर किसी भी बॉडी पर सम ऑफ फोर्स क्या लग रहा है, 0, सम ऑफ फोर्स क्या लग रहा है, तो वो रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। अब जरा सोचो, मान लो कोई चीज़ तुम ले गए अंतरिक्ष में ले गए, मान लो तुमने ऐसी जगह पर ले गए जहां कोई रेजिस्टेंस एयर वाला नहीं है, कोई घर्षण बल नहीं है, अगर जो चीज़ जिस वेलोसिटी से चल रही है वो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। क्यों, क्योंकि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम साइकिल चलाते हैं साइकिल में पैडल मारना बंद कर दिया तो धीरे धीरे क्यों रुक जाता है, क्योंकि उस पर घर्षण बल लग रहा है। कौन सा लग रहा है, और क्या लग रहा है, एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है, जो वायु है, वायु एयर का रेजिस्टेंस भी उस पर लगता है, इसलिए नहीं होता है। अगर मैं इसमें बात करूं, सर देखो ये फोर्स, और इसी में सेकंड लॉ में ही हमारा आता है क्या, कि फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यही तो आएगा। अब तुम्हें पता है सर अगर मैं P को लिखना चाहूँ, तुम्हें पता है P बराबर क्या होता है, तुम बोले mb, क्या होता है mb, तो F बराबर देखो d/dt, P की जगह मैंने क्या रख दिया,
एम बी रख दिया। अगर मैंने कहा मान लो मास मेरा कांस्टेंट है, अभी क्या कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रहा है, तो एफ बराबर मास चेंज नहीं होगा तो एम बाहर आ गया। तुम्हें पता है dv अपॉन dt क्या होता है सर, एक्सेलरेशन। क्या होता है, तो फोर्स का फार्मूला क्या आया, एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यदि मैं कहा मास कांस्टेंट नहीं है, क्या कांस्टेंट है, अगर b कांस्टेंट होगा तो b बाहर आएगा, यहाँ क्या बचेगा, dm ओवर। सर ये किसके साथ होता है, रॉकेट के साथ। किसके साथ होता है, रॉकेट में बेटा नीचे देखो बर्ने गैस होती हैं जो वो निकलती है नीचे, अगर नीचे गैस निकलती है तभी तो वो ऊपर जाता है। तो इसका मतलब है इसमें मास जो होता है वो टाइम के साथ में क्या होता है, बैरी होता है, यानी कि चेंज होता है। क्या होता है, चेंज। ठीक है, तो b dm ओवर dt, b dm ओवर dt, ये कौन सा था, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ था। अगर मैं न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करूं इसी में ही, ठीक है, अच्छा न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करी तो थर्ड लॉ को हम लोग एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन का मतलब है कोई भी बॉडी है उसका मास कितना है m, तो नीचे क्या लग रहा होगा mg, ऊपर क्या लग रहा होगा नॉर्मल। बात समझ में आ रही है। तो जैसे मान लो ये इसके बाद, जैसे अगर ये टेबल पे रखी हुई है, कहाँ पर रखी हुई है, मान लो ये टेबल पर, तो नीचे mg ऊपर नॉर्मल, तो नॉर्मल बेसिकली किसके बराबर होगा सर, mg के। ठीक है, जितना ये देखो पहले इसका वेट है, ये क्या है बच्चों, एक्शन। क्या है, एक्शन। पहले एक्शन, बाद में क्या लगेगा, रिएक्शन, तो ये होगा एक्शन और ये होगा रिएक्शन। अब ये तो हम सारे बच्चों को पता होता है जो 12th में पढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ते हैं, सबको पता होता है। 9th और 11th में पढ़ते होते हैं, सबको पता होता है सर एक्शन रिएक्शन, नॉर्मल किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन इसमें थर्ड लॉ में एक और पेच अच्छा है। क्या, थर्ड लॉ में ये चीज है कि ये कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन होंगी सेटिस्फाई तभी न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल नहीं है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता रहा हूं। तुम मान लो तुमने जितने भी न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल देखे होंगे कभी भी अपनी किताबों में, किसी में, हर किताब में तुमने ये देखा होगा कि एक कॉपी है वो कहाँ रखी है, टेबल पर रखी है। ठीक है, कभी तुमने एक एग्जाम्पल ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई आदमी है वो जमीन पर खड़ा है, कभी नहीं देखा होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो होता ही नहीं है। अब न्यूटन थर्ड लॉ किस किस जगह पर कब कब फॉलो होता है, नंबर पहला क्वेश्चन, पहली चीज फॉलो तब होगा जब एक्शन किसके बराबर हो, रिएक्शन के। एक्शन इक्वल टू किसके बराबर हो, रिएक्शन के, तभी न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो होगा, अदरवाइज न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा सेकंड है डिफरेंट बॉडीज हो, क्या हो, डिफरेंट बॉडी। हाँ, अब देखो डिफरेंट बॉडी कैसे, डिफरेंट बॉडी जैसे मान लो कि ये क्या है, टेबल, ये क्या है, कोई भी ब्लॉक है, कोई भी क्या है, ब्लॉक। तो टेबल और ब्लॉक अलग अलग बॉडी है, तो बॉडी किस पर फोर्स लगा रही है, टेबल पर, और टेबल किस पर फोर्स लगा रही है, ब्लॉक पर लगा रही है। तो यहाँ पर दो अलग अलग बॉडी हो गई। अब सेम बॉडी कैसे हो जाएंगी, जैसे ये ब्लॉक में भी तो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में, ब्लॉक में भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो एटम आपस में क्या न्यूटन थर्ड लॉ लगाएंगे, नहीं, क्योंकि वहां पर बॉडी क्या है, सेम है, वहां पर बॉडी क्या है, सेम, तो अलग अलग नहीं लगाएंगे। अब तुम कहोगे सर मेरे पास में मान लो एक लोहे का ब्लॉक है, उसके नीचे भी मैं लोहे का ब्लॉक रख दूं दूसरा वाला, क्या उन दोनों के बीच में न्यूटन थर्ड लगेगा, लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वो बॉडी अलग अलग है, बॉडी अलग अलग है, वो बात अलग है, वो दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, वो बात अलग पड़ जाती है। ठीक है, तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन होती है कि फोर्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, फोर्स सेम हो, फोर्स सेम, फोर्स क्या हो तुम्हारे, सेम फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, अब सेम फोर्स का मतलब क्या है, सेम फोर्स का देखो, फोर्स जो हमारे, अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर ने बेसिकली, नेचर ने 5 टाइप से फोर्स को डिवाइड किया है, 5 टाइप से फोर्स को डिवाइड किया है। ठीक है, 5 टाइप से। अब 5 टाइप से कौन से, पहला फोर्स क्या है, पहला फोर्स है बेटा इलेक्ट्रो, बोलो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, दूसरा है ग्रेविटेशन, कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा है स्ट्रॉन्ग फोर्स, कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, अगला है न्यूक्लियर फोर्स, कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और पांचवा है बेटा वीक फोर्स, कौन सा है, वीक फोर्स। ठीक है, वीक फोर्स।
ये 5 टाइप से डिवाइड किए गए हैं। हम जो जमीन पर फोर्स लगाते हैं कौन सा लगाते हैं? ग्रेविटेशनल। और ध्यान रखना ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ना वो सबसे वीक फोर्स होता है, सबसे वीक फोर्स। सबसे ज्यादा तगड़ा फोर्स कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो तुम हर बात को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स समझो। ग्रेविटेशनल फोर्स पता है, हम जमीन पर खड़े हैं तो जमीन पर नीचे की ओर हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स। या धरती हमें नीचे की ओर खींच रही है, कौन सा फोर्स होगा सर जी? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर फोर्स की, सर न्यूक्लियर फोर्स क्या है तुम्हें पता है? देखो जो भी तुम्हारे एटम्स होते हैं, जो भी तुम्हारे एटम होते हैं, एटम के अंदर क्या होते हैं सर? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं बोलो? प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपस में कंबाइंड होते हैं। आपस में क्या होते हैं? कंबाइंड। तो इनके बीच में आपस में जो लगने वाला जो फोर्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब के बीच में आपस में जो लगने वाला फोर्स है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। ऐसे ही तुम्हारा क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है और कैसे ही क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक, इसे एक बार एनसीईआरटी से और पढ़ लेना। फोर्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब देखो ऐसा है, अगर मैं कोई भी मेरे पास में ब्लॉक रखा हुआ है, कोई क्या रखा हुआ है? ब्लॉक। नीचे की ओर बच्चों क्या लग रहा है? mg लग रहा है। ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, mg तुम्हारा ग्रेविटेशन। लेकिन ये लग किस पे रहा है? पहले ये देखो, ये लग रहा है किस पर? टेबल पर। किस पर लग रहा है? टेबल पर। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाएगा और टेबल इस पर लगा रही है तो ये भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक को उठा के कहां रख देता? ग्राउंड पे। रखता कहां? ग्राउंड पे। अगर मैं ग्राउंड पर रखता तो नीचे की ओर जो फोर्स लगता वो कौन सा हो जाता? ग्रेविटेशनल। कौन सा हो जाता? ग्रेविटेशनल। और जो ग्राउंड हम पे फोर्स लगाता है ऊपर की ओर, अगर हम ग्राउंड पर खड़े हैं तो फोर्स लगाता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये तीन, तो अगर देखो तो फोर्स क्या हो गए? चेंज हो गए। मान लो मैं जमीन पर खड़ा हूं, मैं नीचे की ओर क्या लगा रहा हूं? ग्रेविटेशनल। जमीन मेरे ऊपर क्या लगा रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ठीक है। तो मुझे बताओ फोर्स दोनों क्या हो गए? सब चेंज हो गए। अगर फोर्स चेंज हो जाएंगे इसका मतलब यह है कि वहां पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ नहीं लगता है। लेकिन यदि कोई चीज, जैसे मैं हूं, मैं अगर मान लो टेबल पर खड़ा हो गया, मैं कहां खड़ा हो गया? टेबल पर। अगर मैं टेबल पर खड़ा हो गया तो मैं टेबल पर कौन सा फोर्स लगा रहा हूं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा लगा रहा हूं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और टेबल मेरे पे क्या लगा रही है? नॉर्मल। लेकिन वो नॉर्मल फोर्स भी क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। लेकिन अगर मैं जमीन पर खड़ा गया तो फोर्स क्या हो जाएंगे? अलग अलग। तुमसे जो 4 ऑप्शन आएंगे उसमें क्या कहेगा? उसमें ये कहेगा बताओ कब कब न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल है? कब कब? जब एक्शन किसके बराबर हो? रिएक्शन के। डिफरेंट क्या हो? बॉडीज हो। फोर्स क्या हो? सेम। फोर्स क्या हो? सेम। तब पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है।